नमस्कार दोस्तों, अभी हम आपको इस वीडियो में संस्कृत का 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, आपका जब भी दोस्तों जो भी पेपर होता है संस्कृत में, ऐसे ही दोस्तों 16 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दोस्तों 16 को क्वेश्चन रहता है और निम्नलिखित में से किन्हीं 8 का उत्तर आपको देना होता है। मतलब कि 16 को प्रश्नों में से किसी भी 8 को प्रश्नों को ना ढूंढ कर अच्छे तरीके से आपको आंसर लिखना रहता है, और वो भी संस्कृत फॉर्मेट में नहीं, हिंदी फॉर्मेट में। जैसे पूछा है शास्त्र क्या है, तो शास्त्र के बारे में ही आपको हिंदी फॉर्मेट में लिखना होता है। उदार चरित व्यक्ति की क्या विशेषता है, ये दोस्तों आपको हिंदी फॉर्मेट में ही लिखना होता है। तो ये दोस्तों ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बस मैं दिखाना ये चाहता हूं कि 16 को पूछता है और उसमें से 8 को उत्तर देना होता है, और ये दोस्तों पूरा 16 नंबर का होता है। तो दोस्तों इसकी तैयारी हम आपको अभी इस वीडियो में कराने वाले हैं। दोस्तों एक एक करके वीडियो, जैसे कि अभी हम इस वीडियो में आपको 2 नंबर वाला का तैयारी करा देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेटर का तैयारी करा दूंगा, उसके अगले वीडियो में अनुवाद का, उसके अगले वीडियो में आपको अनुच्छेद का तैयारी करा दूंगा। सब लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, आपको मैं एक एक करके सब तैयारी आपको करा दूंगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 16 को बताते, आपके लिए ही दोस्तों 16 को लाए हैं। ये मत समझना सर यही क्वेश्चन पेपर है, नहीं बाबू, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। मैं दिखा रहा हूं कि हाँ 16 को पूछता है, इसमें से आपको 8 को लिखना होता है ना। अब दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं आने वाला, वो यहां पर है ना। अच्छे तरीके से आप लोग इसको ना याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ना, बहुत अच्छा नंबर आएगा, है ना। यहाँ पर मैं दोस्तों इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, है ना, बड़ा करके आपको मैं बताऊंगा, है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। आप खुद देखिए जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 23 में पूछा है और 20 में पूछा है, एकदम यही क्वेश्चन सेम टू सेम, और इसका आंसर मात्र 2 लाइन में होता है। याद करना भी आसान होता है, जल्दी से याद भी हो जाएगा। देखो कैसे, आधुनिक काल के मात्र 3 संस्कृत लेखिका नाम लिख देना है, मतलब कि 3 व्यक्ति का नाम याद करना है और लिख देना है। तो यहां पर आंसर में लिखिएगा आधुनिक काल के 3 लेखिकाओं का नाम, पुष्पा दीक्षित, पहला पुष्पा दीक्षित, दूसरा का वनमाला भवालकर, और आप तीसरा लिख दीजिएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो ये 3 आपको नाम याद रखना। हालांकि और भी होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको किन्हीं 3 का नाम लिखना है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको 3 को नाम लिख देना है ना, कॉपी में लिख लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं ना, अगला क्वेश्चन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। दूसरा नंबर, है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन को बहुत बढ़िया समझना है। कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्फुट पदों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन 23 में पूछा गया था। अब इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछा जाता है, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन के। दोनों क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है। देखो क्वेश्चन अलग अलग दिया है, लेकिन इन दोनों का जो आंसर मिलेगा ना, वो एकदम दोस्तों सेम टू सेम मिलेगा। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, तो आंसर भी अलग अलग हुआ। नहीं दोस्तों, दोनों का आंसर आपका सेम होगा, है ना। तो इसका आंसर आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका। क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विजय भट्टारिका किसकी रानी है, तो चालुक्य वंश की महारानी है ना। तो चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयांका की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है विजयांका किसकी रचना, तो विजयांका दोस्तों विजय भट्टारिका की रचना है। ये ऑब्जेक्टिव में दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। और लिखिएगा आगे कि लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्य की रचना की। क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी महिलाओं ने मिलकर 150 संस्कृत काव्य की रचना की, तो लगभग 40 महिलाओं ने मिलकर। और कितनी काव्य की रचना की, तो 150 महाकाव्य की रचना किया था। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है ना। अब जरा आगे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा यहां पर। अब दोस्तों आगे यहां पर देखिएगा, यहां तो हो गया ना। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुलंबा, सिल्ला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रा इत्यादि प्रमुख है। इनकी रचनाएं पद में है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जितने भी आपको मैंने नाम बताया, गंगा देवी, तिरुलंबा, विजय भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रा, ये जितने भी है ना, ये दक्षिण भारत की महिलाएं हैं। दक्षिण भारत की महिलाएं हैं जो इन्होंने संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि किन्हीं दक्षिण भारत की महिलाओं का नाम लिखे, किन्हीं 4, किन्हीं 3, किन्हीं 5। तो आपको अच्छे तरीके से दोस्तों लिख देना है ना। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा।
अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका 21 में और 18 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन है पंडिता छमाराव की प्रमुख कृतियां का नाम लिखे या फिर संस्कृत में पंडिता छमाराव के योगदान का वर्णन करें। तो इसका हम लोग सही उत्तर लिखेंगे, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छमाराव अति प्रसिद्ध है। संकट चरितम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति इत्यादि रचनाएं की है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखो जब दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पूछा 2022 में, इस टाइप का पूछा 21 और 18 में, देख लो ये 3 बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इधर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया दोस्तों, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन आंसर सेम है दोस्तों, ये आंसर मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं, लेकिन तुम लोग बात नहीं मानते हो। मैं कहता हूं जो क्वेश्चन स्पष्ट रूप से आपको याद है उस क्वेश्चन आंसर लिख दो, लेकिन जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो उसमें कुछ लिख दो। जो पुराना क्वेश्चन याद है, जो दूसरा क्वेश्चन याद है वही लिख दो, क्योंकि दोस्तों तो थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता है तो ऑलरेडी ये भी कहा रहा है कि आपका आंसर यही होगा। जब ये किताब कह रहा है कि इसका आंसर ये होगा तो तुम लोग क्यों नहीं कह सकते हो, तुम लोग क्यों नहीं लिख सकते हो? तो नंबर पाना है तो लिखना पड़ेगा। आप लोग जरूर लिखिएगा, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा, है ना। चलिएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों। आगे हम लोग आपको बताते हैं, ये कहाँ गया जी, 1 मिनट। हाँ, अगला हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, है ना। चौथा नंबर आपको यहां पर हम क्वेश्चन बताते हैं, अच्छे तरीके से देखिएगा। देखिए बाबू, चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किन 5 मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में किन 5 मंत्री दर्शनावती का उल्लेख है? तो आप लोग आंसर लिखिएगा, अथर्ववेद में उल्लेखित 5 मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का नाम। पहला लिखिएगा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से आंसर। यहाँ पर दोस्तों 5 को मैंने नाम लिखा है मंत्र दर्शनावती ऋषिकाओं का, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा वागाम्भृणी। आपका ये अच्छे तरीके से आंसर हो जाएगा और आप इसे याद कर लीजिएगा, 4 नंबर का, है ना। और 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है मथुरा विजयम महाकाव्य का वर्ण विषय क्या है? तो मथुरा विजयम जो है ना वो पंडित छमाराव की रचना है। तो लिखिएगा मथुरा विजयम महाकाव्य में रानी गंगा देवी ने अपने स्वामी की विजय घटनाओं पर आश्रित रचना की। सॉरी, ये मथुरा विजयम जो है ना वो गंगा देवी का रचना है, पंडित छमाराव जी का नहीं है। सत्याग्रह गीता पंडित छमाराव जी का है। ये जो आपका है ना महाकाव्य कौन है? तो मथुरा विजयम ये दोस्तों गंगा देवी का है। और गंगा देवी का समय 14वीं सदी चल रहा था। कंपर राय की रानी है वो, कंपर राय की रानी गंगा देवी, जिनका 14वीं सदी चल रहा था और इन्होंने ही मथुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना किया था, है ना। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, है ना। मैं दोस्तों आपको बस बता दे रहा हूं, आप लोग को कॉपी में उतार कर इसे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 6 नंबर। ये क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य के संवर्धन के विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। तो संस्कृत साहित्य के संरक्षण संवर्धन में विजयनगर के राजा रानी सभी संलग्न थे। वहां मथुरा विजयम, वरदाम्बिका पणेराय, ललिता पद विन्यास आदि रचे गए हैं, है ना। तो ये आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख देना है। अब देखिएगा अगला 8 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों आता है। यहाँ पर 8 नंबर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। तो लिखिएगा नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांका अपनी रचनाओं में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। वह श्याम वर्णा की थी। विजयांका कहाँ की थी? तो विजयांका श्याम वर्णा की थी, ये आपको याद रखना है। किंतु उसकी कृतियां ज्योतिर्मय थी। एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दांडी कवि ने उसे सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है ना। तो आपको याद रखना दोस्तों, सरस्वती किन्होंने कहा है? तो दांडी ने कहा है। दांडी कवि ने उसे सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है विजयांका को। आपको याद रखना है, दांडी ने कहा है सर्वशुक्ला सरस्वती, किसको? तो विजयांका को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दांडी ने कहा है, आपको याद रखना है ना। यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है ना। चलिए ये 8 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है ना। 9 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर हम बता देते हैं बड़ा करके। हाँ,
9 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है विजय, ये आपका विजयांका है ना, विजयांका, यहाँ पर का डाल दीजिएगा, है ना, विजयांका। देखो यहाँ पर विजयांका, यही दोस्तों यहाँ पर शब्द आपको लिखना है। तो विजयांका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है? विजयांका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है? तो आपको याद रखना है, विजयांका लौकिक संस्कृत साहित्य की लेखिका थी। इसका समय चालुक्य वंशीय शासन अर्थात 8वीं सदी माना जाता है। विजयांका का जो समय था वो 8वीं सदी था और गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं सदी था। दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है उसे, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी उसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 10 नंबर। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, विजयांका को सर्वशुक्ला सर्वसती क्यों कहा गया? विजयांका को सर्वशुक्ला सर्वसती क्यों कहा गया है? तो आंसर लिखिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयांका का योगदान अभूतपूर्ण है, ठीक है ना, अभूतपूर्ण है। सर्वशुक्ला सर्वसती विजयांका को कहा गया है। विजयांका की असाधारण प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर डांडी ने सर्वशुक्ला सर्वसती कहा है। पदों की सौष्ठवता देखने लायक है। विजयांका श्याम वर्ण की थी, परंतु उसकी कृतियां शुक्ल अर्थात ज्योतिर्मय थी। विजयांका अपनी रचना में लेखन कला के द्वारा आभा बिखेरती प्रतीत होती है। तो ये आपको अच्छे तरीके से दोस्तों लिख देना है ना। सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन कॉपी में आप लोग जरूर लिखिएगा, है ना, लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये आपका 10 हो गया ना, 11 नंबर, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों तौका मचाता है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, ये क्वेश्चन 23 में, 22 में, 18 में, 15 में क्वेश्चन है, विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं? ये पहला क्वेश्चन है। फिर अथवा विवाह संस्कार का वर्णन अपने शब्दों में करें। विवाह संस्कार में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए जाते हैं, अथवा विवाह संस्कार का वर्णन करें। इस 4 क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। चारों क्वेश्चन का आंसर मात्र एक ही को होगा। देख लो, और सब क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं याद किए हो ना, तो बाबू देख लो, हम आपको ना माफ नहीं करेंगे, सब इसको याद कर लेना हर हालत में दोस्तों। तो लिखिएगा विवाह संस्कार के बारे में। विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वागदान, मंडप निर्माण, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पाणी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूर दान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। विवाह संस्कार दोस्तों सबसे ना पवित्र संस्कार माना जाता है। तो आपको दोस्तों अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर लेना है ना। अब दोस्तों हम आपको अगला बता देते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन ना इस बार पक्का पूछेगा। 21 में 23 में पूछा है, 25 में नहीं पूछेगा, मेरा नाम बदल देना। 100% पूछेगा दोस्तों, वो 100% पूछेगा, इसको रट जाइएगा। केशांत संस्कार का वर्णन करें। केशांत संस्कार का वर्णन करिए। तो क्या होता है? तो गुरुकुल में वेदायन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल के विदाई लेने तथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का उपक्रम होता है। मतलब कि जो केशांत संस्कार होता है, हम लोग ना जैसे कि स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के बाद कहीं कॉलेज में जाते हैं पढ़ने, पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर उससे भी हम लोग आगे की पढ़ाई करने के लिए बड़े से कॉलेज में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो वहां से पढ़ाई करने के बाद जब हम लोग की शादी विवाह हो जाती है ना, तो वही दोस्तों यहाँ पर उसको ही हम केशांत संस्कार बोलेंगे। जैसा कि मानते हैं हम गुरु से पढ़कर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, अच्छा खासा पढ़ लिए हैं, नौकरी वोकरी पा ली है, अब हमको शादी करना है, तो उस सिचुएशन को हम लोग केशांत संस्कार कहेंगे। तो कहा रहा है ना, वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई, मतलब कि स्कूल से विदाई लेने के बाद जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे ना, तो उसका उपक्रम होता है। वेद पुराण में प्रांगत होने के पश्चात पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नागत की उपाधि से विभूषित किया जाता था। यह संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था। इसे ही केशांत संस्कार कहते हैं, है ना। इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। अब दोस्तों हम आपको अगला बताने वाले हैं। अगला आपका है
13 नंबर ना, 13 नंबर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 13 नंबर आपका है संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन 20 में और 22 में पूछा गया है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है। तो इसका आप लोग उत्तर लिखिएगा। संस्कार का मौलिक अर्थ है जो व्यवस्था हमें समुचित रूप से व्यवस्थित करे, वही दोस्तों मौलिक आपका वही संस्कार का मौलिक अर्थ होता है। तो ये आपको याद लिख देना है, एक ही लाइन का है आंसर, एक ही लाइन में लिख दीजिएगा। उपनयन संस्कार का वर्णन करे, ये तो दोस्तों 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, इसका आंसर लिखिएगा। उपनयन संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार कर शिक्षा के लिए अपने घर में ले जाता है। वहां शिष्य ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर शिक्षा और वेद का अध्ययन करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, तो उपनयन संस्कार कहलाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, ये अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समवर्तन संस्कार का वर्णन करें। समवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशों में पराय जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता था, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपने अध्ययन पर प्रमाद मत करो आदि। घर आने पर शिष्य इन उपदेशों को अपने जीवन में व्यवहार में लाते थे, है ना। ये आपका हो जाएगा। और एक दोस्तों आपका लास्ट है 16 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बार के आने वाला ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब इस बार के आने वाला क्वेश्चन है। शैशव संस्कार पर प्राय प्रकाश डाले। तो भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव काल के 5 संस्कार होते हैं। शैशव संस्कार को हम लोग शिक्षा के संस्कार भी बोलते हैं। पहला होता है जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण और अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। ये दोस्तों हमारा कितना होता है, कितना हो गया, 6 हो गए ना अनुसार। अच्छा, शैशव संस्कार 6 होता है। शैशव संस्कार देखो, शैशव संस्कार जिसको हम लोग ना बचपन के संस्कार बोलते हैं, तो ये 6 होता है। सॉरी, ये हमारा यहाँ पर 5 को गलती से लिखा गया है, 6 होता है ना। शैशव संस्कार कितने होते हैं? भारतीय संस्कार के अनुसार शैशव अवस्था के 6 संस्कार होते हैं। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। ये दोस्तों 6 प्रकार के आपका संस्कार होता है, शैशव संस्कार, है ना, जो कि हम बचपन के संस्कार के भी नाम से जानते हैं। तो अच्छे तरीके से ये 16 क्वेश्चन आप लोग ना कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद करने का। एक बार लिखिएगा ना, आधा क्वेश्चन याद हो जाएगा, और एक बार रट लीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको दोस्तों इस सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है ना।